नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिसोदिया और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बड़ी खबर। हमारे इस खास शो में आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में सीट शेयर को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सभी सियासी ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता रहे हैं और इसके लिए दबाव की सियासत कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस और राजद में सीट शेयरिंग को लेकर तनाव चल रहा है, तो वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन लगातार जारी है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने अमित शाह और नीतीश कुमार की चिंता को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। 66 सीटें, 50-50 की लड़ाई। यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा का आगाज किया। यात्रा का रोड मैप विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया। यात्रा के जरिए तेजस्वी 5 दिनों में 10 जिलों की सियासी जमीन की नब्ज को समझने की कोशिश करते नजर आएंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार अधिकार यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने की रणनीति मानी जा रही है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव 10 जिलों की 66 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे, जो राज्य की कुल 242 सीटों का 27% है। तेजस्वी की यात्रा के रूट मैप में नजर आ रही है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, अपराध बहुत बढ़ गया। तो हम कहना चाहते हैं, जब तेजस्वी आएगा, जब हमारी सरकार होगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे। जब तक अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, तब तक जो है निवेश नहीं आ सकता। और आप सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जो है अनुशासन को मानने वाला है, चाहे अपने पार्टी की बात हो या बिहार में बात हो। अगर कोई जाति धर्म के अगर कोई अराजकता करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे और हमारी सरकार रही, तो चाहे कोई अपना हो या बेगाना हो, किसी को जो है तेजस्वी छोड़ेगा नहीं। जो गलती करेगा उसको सजा दिलवाएगा। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं, जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। जहां आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग में
भारत की खुफिया और सैन्य रणनीति का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। यही ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तान की सरजमी पर बैठे आतंकी के गढ़ को चीर कर रख दिया। और अब महीनों बाद सामने आया है, एक चौकमत के टॉप कमांडर ने कबूल किया है कि 7 मई को बहावलपुर की रात मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन की सच्चाई और इसके पीछे की रणनीति। टुकड़े टुकड़े हुआ मसूद अजहर का परिवार। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हिलाया। जैश कमांडर का बड़ा कबूलनामा सामने। 7 मई 2025 पाकिस्तान का बहावलपुर, यही वो जगह है जहां सालों से जैश ए मोहम्मद ने अपनी जड़ें गाड़ रखी थी। आतंक का मुख्यालय, हथियारों के गोदाम और आतंकी ट्रेनिंग कैंप, सब कुछ यहीं से चलता था। लेकिन उसी रात भारत ने ऐसा हमला किया जिसने पाकिस्तान को भीतर तक हिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंक के बुनियादी ढांचे को तबाह किया, बल्कि जैश की रीढ़ भी तोड़ दी। कई महीनों तक पाकिस्तान सरकार ने इस ऑपरेशन की सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब जैश ए मोहम्मद के ही टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने बड़ा खुलासा कर दिया। उसने एक मंच से साफ कहा, भारत के हमले में आतंकी सरगना मसूद अजहर का परिवार चीर फाड़ कर बर्बाद हो गया। यानी वो परिवार जो आतंकी दुनिया का संरक्षण करता बना बैठा था, अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। ये कलह, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। ये खुलासा पाकिस्तान की दोहरी चाल पर सबसे बड़ा तमाचा है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया से झूठ बोलता रहा कि जैश कमजोर हो गया, दूसरी तरफ उसी के बंकरों से आतंक की नई नस्लें तैयार की जा रही थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये संदेश दिया कि अब आतंक की जड़ें उसकी जमीन पर नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में काटी जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, जैश हेडक्वार्टर तबाह, हथियारों की फैक्ट्री नष्ट, आतंकी परिवार खात्मे की कगार पर, पाकिस्तान की पोल खुली। भारत की स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं थी, एक संदेश था। संदेश कि अब आतंक का कोई भी ठिकाना भारत की आंखों से बच नहीं सकता। मसूद अजहर का कुनबा, जो कभी भारत के खिलाफ जहर उगलता था, अब इतिहास की किताब में मिट चुके अध्याय की तरह दर्ज हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को ये एहसास करा दिया कि उसका आतंकी नेटवर्क अब असुरक्षित है। भारत की ये स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। संदेश कि अब आतंक का कोई भी ठिकाना भारत की आंखों से बच नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिखाया कि हिंदुस्तान अब आतंक के खिलाफ सिर्फ बचाव की रणनीति पर नहीं, बल्कि हमला करने की नीति पर भी चल रहा है। आज मसूद अजहर का कुनबा टुकड़े टुकड़े हो चुका है, कल शायद जैश का पूरा तंत्र ढह जाएगा। भारत ने साफ कर दिया, आतंक के खिलाफ लड़ाई सीमा पर नहीं, बल्कि दुश्मन के घर तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर के नाम पर वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित करने का फैसला लिया है। इस योजना से प्रदेश में निवेश बढ़ने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होने का अनुमान है। प्रत्येक पार्क न्यूनतम 50 एकड़ में विकसित होगा। सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि बुनकारों की अपेक्षाओं को जानने समझने के लिए हर जिले में संवाद हो। साथ ही उन्होंने पावर लूम को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर भी जोर दिया है। देखिए। संत कबीर के नाम पर स्थापित होंगे वस्त्र और परिधान पार्क। निवेश सारथी पोर्टल पर मिले हैं 659 प्रस्ताव, 15,431 करोड़ निवेश और 1 लाख से अधिक रोजगार का अनुमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हथकरघा और वस्त्रोद्योग क्षेत्र में निजी निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए कई जिलों में वस्त्र और परिधान पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है।
एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पारंपरिक हथकरघा और वस्त्र उत्पादों की समृद्ध धरोहर वाला राज्य है, जिसकी क्षमता का सही उपयोग होने पर प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वस्त्र एवं परिधान का वैश्विक बाजार साल 2030 तक 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और भारत इसमें 8% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ते देशों में है। ऐसे परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की भागीदारी इस क्षेत्र में निर्णायक सिद्ध हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित योजना को महान संत कबीर के नाम पर समर्पित किया जाएगा। संत कबीर ने अपने जीवन दर्शन में श्रम, सादगी और आत्मनिर्भरता को सर्वोपरि माना और यही भाव इस योजना का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस योजना के माध्यम से निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसरों के साथ साथ परंपरा और आधुनिकता का संतुलन भी स्थापित होगा। यूपी में स्थापित होंगे वस्त्र एवं परिधान पार्क। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष वस्त्र एवं परिधान निर्यातक राज्यों में शामिल है। वित्त वर्ष 2023-2024 में प्रदेश में लगभग 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ, जो देश के कुल वस्त्र और परिधान निर्यात का लगभग 9.6% है। इस क्षेत्र का प्रदेश के जीडीपी में 1.5% योगदान है। राज्य में प्रत्यक्ष रोजगार पाने वाले लगभग 22 लाख लोग इससे जुड़े हैं। निवेश सारथी पोर्टल पर अब तक वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र से जुड़े 659 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के लिए लगभग 1642 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। कुल निवेश मूल्य 15,431 करोड़ रुपए आंका गया है। लगभग 1,01,768 रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। प्रत्येक पार्क न्यूनतम 50 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा और इनमें प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना अनिवार्य होगी। साथ ही बटन, जिपर, लेबल, पैकेजिंग और वेयर हाउस जैसी सहायक इकाइयों के विकास की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि की पहचान और विकास कार्यों को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का पीपीपी मॉडल और नोडल एजेंसी के जरिए किया जाएगा ताकि निवेशकों को समयबद्ध और सुगम सुविधाएं प्राप्त हो। सरकार की ओर से पार्कों तक सड़क, विद्युत और जल आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को इस योजना का मुख्य लक्ष्य बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना न सिर्फ निवेश और रोजगार के लिए नए द्वार खोलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्र एवं परिधान मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान भी दिलाएगी। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने पावरलूम बुनकरों की उत्पादन लागत कम करने, आय बढ़ाने और परंपरागत वस्त्र उद्योग को नई मजबूती देने के उद्देश्य से बुनकरों के साथ संवाद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बुनकर परिश्रम और परंपरा के प्रतीक हैं। उनके हाथों से बना कपड़ा पूरे विश्व में पहचान रखता है। सरकार बुनकरों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है। बुनकरों से संवाद बनाकर उनकी अपेक्षाओं को जानने और समझने की आवश्यकता है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विभाग द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। मुख्यमंत्री ने पावरलूम को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही के भी निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बहराइच के मेसी इलाके से शुरू हुआ आदमखोर भेड़िया का आतंक अब पड़ोसी तहसील कैसरगंज तक पहुंच गया है। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है, दिलों में खौफ है और लोग मासूमों की सलामती के लिए रात भर जागकर हांका लगाने को मजबूर हैं। वन विभाग की टीम अब तक जंगली जानवर को पकड़ने में नाकाम रही है, जबकि ग्रामीण अपने बलबूते बच्चों को हिफाजत कर रहे हैं। मझारा, तौकली और आसपास के गांव में पिछले कुछ दिनों से आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। अब तक उसके हमलों में 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और 4 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बहराइच में 1 साल बाद फिर भेड़ियों का आतंक।
बहराइच में एक हफ्ते से जंगली जानवर का आतंक, दहशत में ग्रामीण, 3 महीने की बच्ची की मौत। आदमखोर के आतंक से दहशत में ग्रामीण, बच्चों को बचाने के लिए लोग लाठी लेकर दे रहे पहरा। यूपी के बहराइच में 1 साल बाद फिर से भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। मजारा तोकली ने कुछ दिनों से आदमखोर के दहशत का साया मंडरा रहा है। खूंखार जंगली जानवर ने अब तक 2 मासूम बच्चों की जान ले ली, जबकि 4 ग्रामीणों को बुरी तरह घायल कर दिया। 9 सितंबर की रात परकपुरवा गांव में आदमखोर ने एक मासूम बच्ची को निवाला बना लिया। इसके अगले ही दिन एक अधेड़ महिला पर हमला भी कर दिया, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पिछले साल भी भेड़िए ने मचाया था कोहराम। 2024 में भेड़ियों ने 9 बच्चों को मार डाला था। 50 से ज्यादा गांव दहशत में आ गए थे। भेड़िए के 60 से ज्यादा हमले दर्ज किए गए थे। हमले 2 चरणों में हुए थे। पहली बार मार्च में 2 बच्चों को भेड़िए ने मारा था। फिर 17 जुलाई से 26 अगस्त तक 7 और बच्चों को मार डाला। लगातार 40 दिन तक भेड़ियों का आतंक रहा। 250 से ज्यादा वन्यकर्मी भेड़िए पकड़ने के लिए उतरे। पुलिस और एक्सपर्ट की टीम भेड़िए पकड़ने उतरी। एक्सपर्ट की टीम ने 6 भेड़िए पकड़े थे। 10 सितंबर 2025 को पहला हमला सरगंज तहसील के गपुरवा गांव में हुआ। 7 दिन की ज्योति को उठा ले गया था भेड़िया, हुई मौत। इसी दिन 65 साल के बुजुर्ग शिव प्यारी पर हमला किया। 1 सितंबर की रात 3 महीने की संध्या को मां की गोद से उठाकर खा गया। आपको बता दें कि 13 सितंबर की रात बहुरबा गांव का दिल दहलाने वाला मंजर सामने आया, जब एक मां अपनी मासूम बच्ची को गोद में लिए सो रही थी। तभी आदमखोर भेड़िया घर में घुसा और मां की गोद से बच्ची को छीन कर ले गया। मां की चीखें सुनकर ग्रामीण जंगली जानवर की तरफ दौड़े, मगर तब तक भेड़िया अंधेरे में गुम हो चुका था। अगले दिन खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ। गांव अभी इस दर्द से उबरा भी नहीं था कि 2 दिन पूर्व दिन दहाड़े 3 और लोगों पर हमला किया गया। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कि हमारे यहाँ जो खदान चल रहा है बालू का अवैध खदान, ये बंद हो जाए, फिर रास्ता सही हो जाए और भेड़िया का जो है प्रशासन ये थोड़ा एक्टिव हो जाए हमारे मंझार तौकली, ग्राम सभा मंझार तौकली में। इसका जल्दी से जल्दी कोई निवारण करे, पकड़े जाए या कुछ करके। और जो जितने अधिकारी हैं वन विभाग के या ये सब हैं, तो ये लोग जल्दी से जल्दी अपना एक्टिव हो करके कुछ डिसीजन लें। वहीं वन विभाग की टीम इस आदमखोर जंगली जानवर को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, जबकि दूसरी तरफ लगातार इस क्षेत्र में भेड़िए और तेंदुए देखे जा रहे हैं। इसकी वजह से लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। अभी तक प्रशासन द्वारा तो भेड़िया बता, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है। कहीं तेंदुआ के पैर के निशान मिल रहे हैं, कहीं लकड़बग्घा के मिल रहे हैं। प्रशासन अभी क्लियर ही नहीं कर पाया कि कौन सा जानवर हमला कर रहा है। बस ये है कि 6 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में खौफ का आलम है। गांव के लोग अब रात भर जागकर बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। ग्रामीण हाथों में लाठी डंडा लेकर जागते रहो का नारा भी लगा रहे हैं। जानवरों के आतंक है, भेड़िए का, कहीं तेंदुए का, कहीं किसी का, और परेशानी बढ़ती ही जा रही है। 9 तारीख से शुरुआत हुई है और आज 14 तारीख हो चुकी है, 15 तारीख। सुरक्षा चाहिए हर हाल में, जानवर पकड़े जाएं, लाइट की व्यवस्था करवाई जाए और जगह जगह अधिकारी कर्मचारी अपना डेरा डालकर इनकी सुरक्षा करें। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसे ही आदमखोर के दहशत के साए में जिंदगी काटने को ये ग्रामीण मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, लेकिन अभी भी आदमखोर भेड़िया वन विभाग के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आखिर जो वन विभाग का जो महकमा है, जो आदमखोर भेड़िया है, उसको कब पिंजरे में कैद करेगा। हालांकि पिंजरा भी जो है लगाया गया है, तमाम जो है टीमें भी लगाई गई हैं, तमाम जो है पदमार्ग से जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से वक्त बीतता जा रहा है और अभी भी वन विभाग के हाथ खाली नज़र होते आ रहे हैं। ऐसे में जो डर का माहौल है, गांव की आवाम है, लोगों में कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है वो डर भरा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, यानी अगर बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उनके जो परिवार वाले हैं वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और लाने जाते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि रात के अंधेरे में दबे पांव भेड़िया आता है और मासूमों पर हमला करता है और मुंह में दबा करके वो घर से तकरीबन कुछ दूरी पर लेके जाता है और उसको
चबाकर नोचकर खा डालता है। तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों में आफत और डर है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि देखने वाली ये बात है कि वन विभाग की टीम कब उसके पिंजरों में ये आदमखोर जानवर भेड़िया कैद होगा। बहराइच से जनता टीवी के लिए रिजवान खान की खास रिपोर्ट। और हमारे इस खास शो पे बस इतना ही। लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।